हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्लास में हैलो एल्केन्स का चैप्टर शुरू किया था। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स बनाने के तरीके। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, एल्केन्स से अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हिच वाज हैलोजनेशन। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एल्केन है जैसे कि मीथेन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमको CH3Cl plus HCl मिलता है। दिस वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोजनेशन, और हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ा था। बच्चों इन सब चीजों को मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ बिकॉज जो चीज हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ रहे हैं वही वाला टॉपिक क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, वहां वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। 11th में था एल्केन्स कौन से केमिकल रिएक्शंस देता है, कि एल्केन्स जो है हैलोजन के साथ एल्काइल हैलाइड देता है, वो था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। और यहाँ पर यही वाला टॉपिक हम दोबारा से पढ़ रहे हैं जो 11th में पढ़ा था, और ये वाली चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वाली चीज ऐसा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कि 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना, शुरू करना। चेन प्रोपगेशन कि वो प्रोपगेट कैसे हो रही है, कि ये वाला रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। और फिर एंड में चेन टर्मिनेशन कि वो चेन टर्मिनेट कैसे होती है, किस तरह ये वाला रिएक्शन स्टॉप होता है। ये हमने पढ़े थे 3 रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें। अब इसी के अंदर ना मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको दूंगी जिसके बेसिस पे हम लोग इसी को पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमने आपको प्रोपेन दिया, प्रोपेन को साथ हम लोग अगर क्लोरिनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब फ्री रेडिकल बन रहा है, तो इसके अंदर क्लोरीन आप कहाँ पर लगाओगे? 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। कौन बताएगा मुझे दोनों प्रोडक्ट्स के नाम बच्चों? CH3Cl, CH3, एक तो CH2, CH3Cl। एक बारी तो क्लोरीन यहाँ पर लग सकता है, मतलब ये वाली जगह से हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर क्लोरीन लग गया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल बनता है और सब्स्टिट्यूशन होता है। एक तो प्रोडक्ट बन सकता है अपना ये, और दूसरा प्रोडक्ट बच्चों बन सकता है 2-क्लोरोप्रोपेन, है ना। दूसरी बारी हाइड्रोजन इधर से निकले और ये वाला बन जाए। तो यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन, दिस इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू मेंस और नीट लेवल के लिए, बोर्ड्स लेवल के लिए इतना डिटेल में जनरली नहीं जाते हैं, तो स्पेसिफिकली उसके लिए आपसे पूछ सकता है कि बच्चों बताओ कि कौन सा वाला, अगर ये हम बोले कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट 1A है और ये वाला प्रोडक्ट B है, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन सा वाला मेजर है और कौन सा वाला माइनर है, तो वो कैसे हम जज करेंगे। या फिर अगर हम इसी की ब्रोमिनेशन कर रहे होते इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा लाइट लिख दे मतलब डब्बे को बाहर धूप में रख दिया, उस पर सनलाइट पड़ रही है, या फिर एक हाई इंटेंसिटी का बल्ब लगा दिया, वो लाइट दे रहा है, तो तब भी ऐसे करके प्रोडक्ट बन सकता है। एक ये और एक C और D की ब्रोमिनेशन पर ये C और D बन सकता है। इसमें भी आपसे पूछ लेंगे कि बताओ बच्चों कौन सा वाला मेजर है, कौन सा वाला माइनर है। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान से समझो जिससे कि आपका क्लास 11 का भी टॉपिक कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। हम लोग कैसे जज करेंगे A और B में से कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा? मेजर मतलब जो ज्यादा बन रहा है, माइनर मतलब जो कम बन रहा है। ऐसे C और D में ब्रोमिनेशन में कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा, हमको ये जज करना है। तो उसके लिए एक मेथड गिवन है जिसको हम सीखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब वो चीज सबको समझ में आई? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इधर? नींद में हो गया अभी भी? यस मैम, मेजर माइनर।
नींद में सब रजाइयों में बैठे होंगे, मुझे पता है, रजाई में बैठे होंगे, सामने लैपटॉप रखा हुआ होगा, साथ साथ लिख रहे होंगे, है ना? आई होप लिख तो रहे हो कम से कम। चल आगे बढ़ू, सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो समझाओ। यस मैम। या फिर कल बहुत ज्यादा पार्टी करिए सबने, है ना? कल पेस की भी क्लासेस नहीं थी, स्कूल की भी छुट्टी, तो खूब पार्टी करिए, इसीलिए आज आलस में। सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो, ठीक है? क्लोरीन के लिए the ratio is 1:3.8 5.2, और इसको ना 5.2 को लगभग 5 लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे। और ब्रोमीन के लिए 1:82 100, और इसको 80 लेकर लगभग कैलकुलेशन कर लेंगे। जो क्लोरीनेशन हम करते हैं ना, तो हम क्लोरीन के लिए बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लोरीन, जब भी हम लोग हैलोजनेशन कर रहे हैं एल्केन्स की, तो क्लोरीन के लिए हम कहते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। और ब्रोमीन के लिए हम कहते हैं मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है? हमको पता है कि ये वाले रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हैपेंस, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फिर वो सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, फ्री रेडिकल्स की बच्चों, फ्री रेडिकल्स को FR लिख रही हूँ। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, है ना? फ्री रेडिकल्स को हम लोग कार्बोकैटायंस की तरह समझते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल है। या फिर ऐसे कर लो कि फ्री रेडिकल्स और जो भी कार्बोकैटायंस को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है? तो कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। तो क्लोरीन क्या है? बहुत रिएक्टिव है। मतलब क्लोरीन ये नहीं देखती कि जहां पर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरीन दे बोलते हैं कि आई एम द वेरी रिएक्टिव, मैं तो फटाक से रिएक्ट कर जाऊंगी, आई डोंट केयर कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, कौन सा वाला कम स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। कि वो सिलेक्टिव नहीं है बिल्कुल, वो चूज नहीं करना चाहती, वो बहुत ही रिएक्टिव है। और जो ब्रोमीन है ना, वो बहुत सिलेक्टिव है और लेस रिएक्टिव। मतलब वो पहले चूज करेगी ब्रोमीन, कहां पर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मैं तो वही वाला प्रोडक्ट बनाऊंगी। मतलब कहां पर ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, वही वाला प्रोडक्ट बनाऊंगी। वो एकदम रिएक्टिव नहीं, तो एकदम फटाक से रिएक्ट नहीं करेगी वो, मतलब फटाक से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले, नहीं, वो पहले बैठे रहेगी, देखेगी पहले ब्रोमीन ऑब्जर्व करेगी कहां पर अच्छा ज्यादा स्टेबल वाला फ्री रेडिकल बन रहा है, वो वाला वो प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, अब इसका मीनिंग, ये चीज का मीनिंग समझ में आ गया आपको? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव, और ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। मीनिंग क्लियर? अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1:3.8:5.2 का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले से, ये जो दो फॉर्मूले, मतलब जो रेशियो जो गिवन है, इन रेशियो से ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, परसेंटेज ऑफ द जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ब्रोमिनेशन के टर्म्स में बताते हैं, हमारा प्रोपेन था, उसको हमने ब्रोमीन से ट्रीट किया, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है ये, और दूसरा बन रहा है, ठीक है? ब्रोमीन को चाहे इधर वाले यहाँ पे लगा दो टर्मिनल कार्बन पे, चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, दोनों जगह बात तो एक ही है। तो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि चाहे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, बात तो एक ही है। हर केस में 1 ब्रोमो प्रोपेन ही बनेगा, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर बच्चों? यस मैम। बीच से नहीं निकाल डाउट हो ना तो बता देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डाउट्स रहता है। उसका एक ही तरीका है, नोट्स बनाओ बहुत अच्छे और डेली डेली उनको रिवाइज करो, डेली उनको रिवाइज करो कि आपको एकदम दिमाग में बस जाए कि अल्कोहलिक KOH
मतलब अल्कोहलिक KOH से क्या रिएक्शन होना है या एक्वस KOH से क्या रिएक्शन होना है। जैसे आंख बंद करके तुमसे पूछना अल्कोहलिक KOH से क्या होगा, तुम बोलोगे एलिमिनेशन। एक्वस KOH से क्या होगा, तुम बोलोगे सब्स्टिट्यूशन। इस तरह करके एकदम दिमाग में बसा होना चाहिए। वो कैसे बसा होगा, डेली डेली आप रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे, नोट्स। तो नोट्स अच्छे बनाने जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो बता रहे हैं हम अब ब्रोमिनेशन के लिए हमने रेशियो लिखा था, ब्रोमिनेशन के लिए लिखा था 1:82:1600 और ये जो 82 है ना उसको 80 लिख के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बना है और यहाँ पर 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बना होगा। ये चीज क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला फ्री रेडिकल बना होगा और फिर वहां पर आके ब्रोमीन जुड़ा और यहाँ पर ये वाला फ्री रेडिकल बना होगा और वहां पर जाके ब्रोमीन जुड़ा। तो हम लोग ना ये निकाल सकते हैं रेशियो, इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला जो ब्रोमिनेशन हुई है, मतलब A वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसकी परसेंटेज क्या होगी? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर या 3 इधर। यहाँ तक क्लियर बच्चों? 3 है, 3 3 6 हो गए टोटल, है ना? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? 6 नो मैम। इंटू ये वाला होता है 1 डिग्री पोजीशन के लिए, ये वाला 2 डिग्री पोजीशन के लिए, ये वाला 3 डिग्री पोजीशन के लिए। तो 6 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 2 डिग्री वाले 2 है, 2 डिग्री इंटू 80 प्लस 3 डिग्री वाला कोई भी नहीं है तो 0। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ बी निकाले हम। परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ बी क्या होगी, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो 2 हाइड्रोजन है इंटू 80 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है 1 डिग्री वाले कितने हैं 6 इंटू 1 प्लस 2 डिग्री वाले 2 इंटू 80 प्लस 3 डिग्री वाले 0 इंटू 1600। यहाँ पे भी 0 इंटू 1600 लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 160 160। तो फिर कौन सा वाला मेजर हुआ? ये वाला, है ना? तो ये वाला मेजर और ये वाला माइनर है ना। और हमने तो पहले थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बच्चों ब्रोमीन इज वेरी सिलेक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव। उसको बिल्कुल वैसा नहीं कि झपट्टा मार के फटाक से मैं प्रोडक्ट बना दूं, नहीं, वो पहले बैठी रहेगी, देखी रहेगी कौन सा वाला ज्यादा अच्छा बन रहा है प्रोडक्ट, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वही वाला बनाओगी। 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो ब्रोमीन ने यही बनाना था। वो हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया था कि ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है, तो वो यही वाला ज्यादा मेजर बनाएगी, ये वाला माइनर बनाएगी। क्लियर? और अगर कभी परसेंटेज निकालने को पूछे ना आपसे एग्जाम में, सिर्फ उसी में पूछेंगे, कंपटीशन के लिए, बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन आया उसको इंटू 100 कर देना, उसको इंटू 100 कर देना, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगी। क्लियर? समझ में आया बच्चों? मैम एक और बार एक्सप्लेन कर। हाँ, मैं एक और बार एक्सप्लेन, क्लोरीन के एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूं कि यही वाला एक्सप्लेन करूं दोबारा से? इसी में डाउट है? चलो पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा करिए मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख, ओके? देखो मेरे पास था, ठीक है, प्रोपेन था, प्रोपेन की हमने ब्रोमिनेशन की, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन सकता है, एक तो ये वाला बन सकता है और ये वाला बन सकता है, ठीक है। हुआ क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ना मैं वापस लिख देती हूँ ये वाली चीजें। सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल टूटा इनटू 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स। फिर चेन प्रोपगेशन, तो प्रोपेन था, उसके ऊपर ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया तो एक HBr निकल गया
और फ्री रेडिकल बनेगा इसके अंदर, यहाँ से एक H निकला तो फ्री रेडिकल बनता है। दो फ्री रेडिकल्स पॉसिबल है, एक ये वाला मतलब यहां से निकल सकता है, या फिर यहां से निकल सकता है। ये वाले फ्री रेडिकल की डिग्री क्या है बेटा? 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री? 1 डिग्री है ना, क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये वाला फ्री रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। करेक्ट। हमको फ्री रेडिकल्स के अंदर पता है कि 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला। तो क्लियरली इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो क्लियरली जब भी हम ब्रोमिनेशन कर रहे होंगे ना, तो तुम देखो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल वाला बन रहा है, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर, मतलब ये वाला ज्यादा फॉर्म होगा कि ज्यादा स्टेबल है ना, इसलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन में 2 स्टेप्स थे। पहले तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, समझाने के लिए था केवल। और चेन प्रोपोगेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स बने वो एक और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के पास अटैक करके हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगी। ये भी बन सकता है। ये भी बन सकता है। आया समझ में कि इन दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है? ये चीज क्लियर? यस मैम। है ना। अब हमको ये जानना है कि ये वाला ज्यादा बनेगा कि ये वाला ज्यादा बनेगा, कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, हमको ये समझना है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रेशियो। उसका क्या मतलब है? अभी ये देखो, ये है हमारा, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके हमको पता है एक ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, और ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो डायरेक्टली ब्रोमीन के केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैम यहाँ पर ज्यादा स्टेबल वाला बन रहा है 2 डिग्री वाला, तो मैम ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली लिख दो क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, तो ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली लिख दिए, और दूसरा तरीका इज, अगर आपसे पूछ ले मुझे ऐसा मैथ्स करके जो है पूरा का पूरा बताओ कि कौन सा वाला मेजर होगा कौन सा वाला माइनर होगा, तो आप क्या करोगे? इधर देखो 2 डिग्री वाला बन रहा है, 2 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ये चीज क्लियर? यस मैम। 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 इंटू ब्रोमीन का रेशियो होता है 1 is to 80 is to 1600, तो 2 into 80 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ है, और 1 डिग्री वाले कितने हैं? 3 इधर और 3 इधर, जहां से सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, तो 6 इंटू ये होता है 1 डिग्री के लिए, ये वाला होता है 2 डिग्री के लिए, ये वाला 3 डिग्री के लिए, तो 6 into 1 अपॉन डिनोमिनेटर। कौन सा वाला बड़ा है? अगर दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम ही मान रहे हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, तो कौन से वाला का अमाउंट बड़ा आएगा? इसका 160 और इसका 6, तो ये वाला बड़ा हुआ ना, तो क्लियरली ये वाला मेजर, ये वाला माइनर। अभी बताओ, जिसने मुझसे पूछा था कि बेटा एक बार मैम एक बार रिपीट कर दो, वो वाला कौन बच्चा है कि उसको कहाँ डाउट है? मैम आ गया। आ गया? मनोज का था क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, आया समझ में? और अगर आपसे परसेंटेज एक्चुअली निकालने के लिए पूछ लेना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? टोटल 1 डिग्री वाले कितने हैं? 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 इंटू 1 प्लस 2 डिग्री वाले कितने हैं? 2
2 into 80 प्लस 3 डिग्री तो एक भी नहीं है तो 0, और सेम चीज यहाँ लिख दो, 6 into 1 2 into 80 प्लस 0, तो ये हो जाता है 160 अपॉन 160 प्लस 6 166 into 100 इसकी परसेंटेज, और इसकी हो जाएगी 6 अपॉन 166 into 100, क्लियरली 160 by 166 95 97 98 ऐसा कुछ बहुत ही हाई वैल्यू आएगी, है ना, तो बहुत अच्छा परसेंटेज आएगी। बहुत सिलेक्टिव है ब्रोमीन, बहुत सिलेक्टिव है, वो एकदम से जो है रिएक्ट नहीं करता है, वो एकदम शांति से देखता है जहां पर ज्यादा फ्री रेडिकल अच्छा वाला स्टेबल वाला बन रहा है। क्लोरीनेशन का एग्जांपल करूं? Yes, ma'am. यस मैम। क्लोरीनेशन वाला एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर फिर से यही वाला प्रोडक्ट वो लेते हैं, हाँ प्रोपेन लेते हैं, और क्लोरीन का रेशियो होता है 1:3.8:5, ये वाला 1 डिग्री के लिए 3 डिग्री के लिए। एक बार खुद से भी ट्राई करो बच्चों, बताओ मुझे कहाँ क्या बनेगा। इधर में 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इधर 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मेरे को वैसे ही पता है कि क्लोरीन ना बहुत रिएक्टिव है, वो फटाक से रिएक्ट करेगा, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ कि ये वाला मेजर और ये वाला माइनर, डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, लेकिन लेट्स फाइंड आउट बाय द रेशियो वाली चीज। तो यहाँ पर 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो 2 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है इंटू 3.8 अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 डिग्री वाले कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले कितने हैं 3 3 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 और 0 3 डिग्री वाला एक है इंटू 5, और इसकी परसेंटेज अगर हम निकाले तो 1 डिग्री वाला बन रहा है, 1 डिग्री वाले 6 हैं, 6 इंटू 1 अपॉन सेम वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 प्लस 0, तो ये हो गया 7.6 अपॉन 7.6 प्लस 6 कितना हुआ, 7.6 प्लस 6 7 प्लस 6 13, तो 13.6 इंटू 100, और ये 6 अपॉन 13.6 इंटू 100। मुझे प्लीज कोई जल्दी से कैलकुलेट कर बताना कि क्या 55% आ रहा है क्या, 44 है 45 44 आ रहा है, ये वाला 40% आ रहा है 66 नहीं, ये वाला ज्यादा, और वो वाली की परसेंटेज बताना 66 होगी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, देखो टेक्निकली हमने ये कहा था, ध्यान से देखना, टेक्निकली हमने कहा था कि क्लोरीन तो बहुत ही रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव, तो वो रिएक्टिव है, तो इस केस में पहले मैं ये वाला जो है 44% है, क्लियरली माइनर है, 66% ये वाला मेजर है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये 44 के साथ 56 होगा, लेकिन ये 44 प्लस 56 होगा। अब देखो ये वाला मेजर तो बन रहा है बिल्कुल सही, बट आप देख रहे हो इसकी परसेंटेज 56% है, मतलब 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा ये वाला बन रहा है। ऐसा क्यों कि ये वाला इतना जितना ज्यादा बनना चाहिए था उतना ज्यादा नहीं बना, जैसे ब्रोमीन के अंदर कितनी सारी दिखी थी, यहाँ पर कम दिखी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्टेबल भी है, प्लस यहाँ पर इसको इधर इधर 3 3 6 दोनों जगह हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इजिली रिएक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला 56% मेजर और वो वाला माइनर वाला भी अच्छा खासा बन रहा है, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप सबको समझ में आया हो। अब एक लॉजिक लगाने का तरीका वाला, हाँ मेरा क्वेश्चन है बच्चों, CH3
के साथ CH3, CH2, CH3। एक तो बताओ ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इधर बताओ क्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ब्रोमिनेशन के देखना, अगर तुम रेशो को देखो ना 1:80:1600, मतलब तुम समझ लो 3 डिग्री वाले की 1600, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इज सो हाई। तो ब्रोमिनेशन के केस में ना बहुत ही आसान है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैम, आज मैं आपको देती हूँ 3 डिग्री वाला कार्बन ये कौन 3 सा है? डिग्री वाले 1 डिग्री। 1 डिग्री ये वाला 3 डिग्री 1 डिग्री। 3 ये वाला 3 डिग्री ये वाला 2 2 डिग्री डिग्री ये वाला 1 डिग्री। तो ब्रोमीन के केस में तो ना बिल्कुल भी माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं, कौन सा वाला बनेगा कौन सा वाला बनेगा, डायरेक्टली 3 डिग्री वाला दिखा, पक्का 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 एकदम 1000% आप डायरेक्टली बोल दोगे कि मैम यही वाला बना रहे हैं हम, तो यही वाला बनेगा सबसे ज्यादा। वेरी 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 बहुत स्ट्रॉन्गली, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज में यही वाला बनेगा। ब्रोमीन के तो 1600 है 3 डिग्री वाले के लिए, डायरेक्टली आप ये बना दो, ब्रोमीन में तो कोई डाउट नहीं। करेक्ट है ना? प्रॉब्लम आती है क्लोरीनेशन के अंदर, क्योंकि प्रीवियस में आपने रेशियो देखा कि 55-45, मतलब इतना कंपेरेबल है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है मेजर और माइनर वाले के अंदर, है ना? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो देखो इसके अंदर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों प्रोडक्ट बन, ऐसा करते हैं, एक बार तो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इन दोनों तो पोजीशंस आइडेंटिकल है ना? यस मैम है ना? पर इसका प्रोडक्ट बना दो ये वाला, यस मैम और फिर यहाँ पर मैम CH3 CL CH3 एक प्रोडक्ट बनाया था आपने ये वाला। दूसरा प्रोडक्ट जो आप बनाओगे, यहाँ से 3 डिग्री वाले को हटा दो, तो दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा क्लोरीन का क्या होगा लिखती हूँ, जहाँ पे मैंने हरा एरो लगाया तो हरे से ही लिखती हूँ, ठीक है? तो CH3 मैम क्लोरीन होगा ना Cl, यहाँ पे Cl होगा ना। सॉरी यस CH, और वापस हरा पेन ले लिया और 3 डिग्री वाले पे सब्स्टिट्यूट किया CH2 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, अभी नीला पेन ले लेती हूँ, फिर 2 डिग्री वाले पे सब्स्टिट्यूट किया तो अपना बन जाएगा, यहाँ पर लिख रही हूँ ओके, CH3 CH CH3 फिर CH से Cl और फिर CH, और ये प्रोडक्ट बन सकता है ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री वे 1 डिग्री, तीनों 1 डिग्री है, लेकिन इन दोनों 1 डिग्री आइडेंटिकल है, ये वाला 1 डिग्री अलग है ना? तो चौथा प्रोडक्ट मेरा बन सकता है, यहाँ लिख रही हूँ CH3 CH CH3 CH2 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 Cl, करेक्ट? यस इन मैम। 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो कलर का एरो लगाया है वही कलर का मैंने ऐसा लिख दिया। जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बनाती हूँ ना अपने, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा 3-4 नीला लाल हरा ऐसा 3-4 पेन लेकर बैठ जाती हूँ, ठीक है? वही वाली चीज मैंने यहाँ पर करी है कि जितने अच्छे हो ना कलर कोडिंग थोड़ी सी कर लो, थोड़ा समझने में आसानी रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट हैपेंस इज उस टाइम क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन घर जाकर भूल जाता है, 2-4 दिन बाद आप डेफिनेटली भूल जाओगे। इसलिए अगर हो सके तो ऐसा ध्यान रखियो, बाकी अपना कुछ भी ट्रिक्स लगा लो जो आपको ठीक लगे। अब परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है? परसेंटेज को सफेद पेन से लिख रही हूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले 3-3-6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 × 1 अपॉन पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, ठीक है? पूरा वो नहीं लिख रही मैं। इस केस में यहाँ पर 3 डिग्री वाला और है, हरे वाले में 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो यहाँ पर 1 इंटू क्लोरीन का रेशियो होता है 1:3.5, ठीक है? तो 1 × 5.2, और रेड वाला क्या था 1 डिग्री वाला, यहाँ पर आ गया 3 × 1 अपॉन डिनोमिनेटर, और इधर वाले में 2 डिग्री वाले 2 है,
2 into 3.8 अपॉन डिनोमिनेटर। क्या ये सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब ना मैं इनकी वो कर देती हूँ, कलर कोडिंग कर देती हूँ। मतलब ये वाला A है, B और ये वाला D। सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा? यहाँ D पर आ वाला। रहा है 7.6, 5.2, 6 और 3। सबसे ज्यादा बनेगा कौन सा? D वाला। डी उसके बाद A, वाला। A वाला बनेगा ना? यस मैम। D फिर A फिर C। सी B फिर फिर बी। B। अभी बताओ किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया? आ गया मैम। मैम मुझे। करीना डाउट है बेटा, रिपीट करूं? यस मैम। ओके चलो बच्चों, जिन जिनको डाउट है समझो ध्यान से। ब्रोमिनेशन तो बहुत आसान है, जहां सबसे स्टेबल वाला दिखे वो लगा देना। क्या करोगे आप? ये अपना एल्केन गिवन है, ठीक है। एल्केन के अंदर क्या करो आप, पहले तो ना हर कार्बन की डिग्री लिख लो। ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बोलता है? वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड हो। ये वाला कार्बन सिर्फ एक से अटैच्ड है, इसलिए ये 1 डिग्री। ये वाला जो है एक से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री। ये वाला 3 से अटैच्ड, इसलिए 3 डिग्री। ये वाला 2 से अटैच्ड है, 2 डिग्री। ये वाला 1 से अटैच्ड है, 1 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? ऑल गुड? डाउट नहीं ना? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ तक डाउट है तो बता देना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब ब्रोमिनेशन में तो क्या करो, आपको 3 डिग्री दिखा तो मस्त आंख बंद करके 3 डिग्री वाला बना दो, टेंशन ही खत्म। हमेशा यही मेजर होगा, कोई डाउट ही नहीं। क्लोरीन वाले को ऐसे समझो कि ना थोड़ा सा कभी इधर उधर डोलता रहता है, कोई भी बना सकता है। हमको उस केस में परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। वैसे टेक्निकली क्लोरीन के लिए हम बोलते हैं कि वो रिएक्टिव ज्यादा है, सिलेक्टिव कम है। वो 3 डिग्री तो आसानी से नहीं बनाता है, 3 डिग्री ज्यादा नहीं बनाता है। 1 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ज्यादा सिलेक्टिव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। मैम फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो फ्लोरिनेशन हम नहीं करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। फ्लोरिनेशन से क्या होता है, रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है ना कि बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा समझो कि ब्लास्ट हो सकता है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। सो वी डोंट डू इट। फ्लोरिनेशन के केस में 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको ऐसे ही करना हो ना, अगर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ही करनी है आपको, तो उस केस में तो ना हम लोग कुछ पेरोक्साइड, जब फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना, तो पेरोक्साइड वाले किलर बोलते हैं उनको, प्रोहिबिटर्स, मतलब जो फ्री रेडिकल्स का अमाउंट कम कर दे, कि कम स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे, जिससे कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी ना आने के लिए। एक तो वो तरीका है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। हम क्या करते हैं, फ्लोराइड्स बनाने के लिए, इधर एल्काइल क्लोराइड्स या एल्काइल ब्रोमाइड्स बना रहे हैं ना, तो फ्लोराइड्स बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, वो हमें पढ़ाऊंगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से चलता है, तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाते हैं फ्लोराइड्स, ठीक है। फ्लोराइड्स बनाएंगे, फ्लोराइड्स ब्रोमाइड्स भी बनाते हैं, आयोडाइड्स भी नहीं बनाते हैं। आयोडाइड्स के लिए भी एक अलग रिएक्शन होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। आयोडाइड्स के केस में क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड चले जाने लगता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इज पॉसिबल। इसलिए ये वाली जो तरीका है सिर्फ फ्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स के लिए है। ओके चलो अभी वापस में, ठीक है सागर, क्लियर ना? यस मैम। तो इधर के केस में हम क्या कर रहे हैं, ये है, अभी देखो ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है ना करीना? इधर कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 है, यस मैम। है ना? तो 6 इंटू ये 1 डिग्री के लिए होता है, ये 2 डिग्री के लिए, ये 3 डिग्री के लिए, तो 6 इंटू 1 करना पड़ेगा। यस मैम। अच्छा ये वाला 3 डिग्री है बेटा। यहाँ पर अगर क्लोरीन लगता है तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकले तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक। यस मैम। हाइड्रोजन इंटू 5.2, तो जब भी 3 डिग्री वाला किया, कहाँ है 3 डिग्री वाला? ये रहा सी पे। तो इसके लिए क्या हो गया, एक हाइड्रोजन के लिए वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 5.2। ये चीज क्लियर? यस मैम। है ना? और बेटा यहाँ पर 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 3.8 गया 2 डिग्री वाला, ये रहा ED 2 इंटू 3.8। और यस मैम। 1 डिग्री वाला 3 है, तो 3 इंटू 1। देखो टेक्निकली कुछ
कई बार हो सकता है आपको किताब में मिले कि ना ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो 9 into 1 कर दो। भैया ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री वाले अलग है, ये वाला 1 डिग्री वाला अलग टाइप का है कि नहीं? तो इंडिविजुअली निकालता ना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना? इसलिए क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? ना अभी Yes, आया ma'am. बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो इसके में आपने देख लिया कि मैम यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5.2 आ रहा है, यहाँ पर 7.8 आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा है 7.8, इसलिए डी वाला हाईएस्ट, 7.8 के बाद 6, तो फिर ए, और फिर 5.2 वाला सी, और फिर 3 वाला बी। ओके? Yes, ma'am. अभी सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नो डाउट्स? आगे बढ़ सकते हैं हम? Yes, ma'am. अच्छा, एक दो क्वेश्चंस देके छोड़ दूं? एक दो होमवर्क में करके मुझे सेंड करोगे? Yes, madam. Ma'am. चलो, क्वेश्चन है ये। पेन से नहीं लिखता ना, ये बेकार लिखता ना, इतना अच्छा नहीं लिखता। ये है, इसका क्लोरीनेशन का भी बताना, ब्रोमिनेशन का भी बताना, लाइट की प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा। लास्ट क्लास में किसने भेजा था? भावना ने भेजा था आई थिंक, है ना? बाकी जन भी भेजेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन सा मेजर कौन सा माइनर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके ढंग से बताना। और इसको चाहे तो मैं ऐसे भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ये CH, CH2, 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 ठीक है ना? कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर इज दिस स्ट्रक्चर। डन बच्चों? इसका पक्का मुझे सेंड करोगे? दिव्यांशु, मनोज, करीना, Yes, ma'am. पूजा, Yes, सब ma'am. लोग, ठीक है? प्रियांशु, सूरज, सब लोग बच्चे, अभय, एवरीवन। आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? नेक्स्ट हम लोग, पहला तो था एल्केन से प्रिपेयर करने का फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 हमने पिछली क्लास में अल्कोहल से करे थे, जिसमें ल्यूकास टेस्ट और बाकी सारी चीजें पढ़ी थी। ल्यूकास टेस्ट को डिटेल में समझा था। ऐसे ही यहाँ पर मेथड वो था सारा, अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो एल्केन से पहला मेथड तो ये, अभी मैं अराइल हैलाइड के भी बता रही हूँ। तो ये बेंजीन है, बेंजीन की जब हम आयरन की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, वी कैन डू क्लोरिनेशन आल्सो और ब्रोमिनेशन आल्सो, तो अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्लोरिनेशन प्लस मैम किसी के यहाँ से बहुत नॉइस हो रही है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। किसी ने कुछ बोला अभी, कुछ कहना चाहते बेटा? नो अच्छा, चल, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है यहाँ पर जो है ना, ये FeCl, एक सेकंड पहले ये लिख लो, फिर मैं इसके आगे डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ। Yes, ma'am. लिख लिया। Done, ma'am. यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी ना FeCl2 लिखा हो या फिर FeCl3 Cl2 लिखा हो, तो सिंपली आप करोगे क्या, ऐसे भी लिखा हो सकता है। बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, तो भी आप क्लोरोबेंजीन
या ब्रोमिनेशन के लिए लिख रखा हो तो ब्रोमोबेंजीन बना दोगे। होता क्या है यहाँ पर, इससे मैं क्लास 11th का बेंजीन वाला जो है हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर आता है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और फिर बेंजीन पढ़ते हैं। तो मैं बेंजीन वाली चीज समझा रही हूँ कि आपका 11th क्लास का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर वो 12th की एनसीईआरटी में डायरेक्टली वन सिंगल स्टेप में लिखा है, पर इसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर रखे हैं उस वाले में, क्लास 11th हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन्स का भी टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है, क्लास 11th का। समझो हुआ क्या यहाँ पर, होता क्या है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, अट्रैक्शन, चाहत। कोई चीज को मैं बोलूं कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन लव करेगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब लविंग, अट्रैक्शन, चाहत। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, कौन चीज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, उसकी तरफ जाएगी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, नंबर 1, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कमी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वही इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगी। तो हुआ क्या, बेंजीन के अंदर क्या है, ये जो ऐसा सर्कल बनाया था मैंने, वो एक्चुअली तो बेंजीन ऐसे होती है ना, ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स, ठीक है, कॉन्जुगेशन चल रही होती है। कॉन्जुगेशन मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। कई बार किताब में पढ़ोगे आप कॉन्जुगेशन टर्म लिखा होगा, तो वो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव सेम चीज नहीं आ रही है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार सेम चीज नहीं आ रही है, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, मतलब ऐसा बढ़ के बॉन्ड चल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत हाई है। तो एक बात बताओ, जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई है, उसके पास तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा ना, है कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, NU-। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है तो उसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन की चाहत है। लॉजिक समझ में आया। तो हमेशा हम ये बोलते हैं बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि उसको ना एरोमेटिसिटी अपनी डिस्टर्ब नहीं करनी। ये बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब वेरी वेरी स्टेबल। क्विकली एरोमेटिक बता रही हूँ, ये चीज समझ लो। एरोमेटिक वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले कौन से होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड पे कॉन्जुगेशन है जिनके अंदर, कॉन्जुगेशन मैंने अभी समझाई बच्चों, ये क्लास 11th का टॉपिक है, यहाँ पर समझा रही हूँ बिकॉज जब मुझे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने होंगे ना, तब आई विल से कि बेटा यहाँ पे एरोमेटिसिटी है तो ये स्टेबल है, ये एरोमेटिक नहीं है तो ये अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो मैं बोलूंगी एरोमेटिक इज वेरी वेरी स्टेबल। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो वैसा ही रहना चाहता है। एंटी एरोमेटिक इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। रेयरेस्ट वाले क्वेश्चन जिसके अंदर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, वरना वो कभी नहीं बनेगा। एरोमेटिक इज वेरी स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के 4 रूल होते हैं, अगर याद हो क्लास 11 में, डी-बाई-हक्कल रूल याद है ना, भूल गए, पढ़ा ही नहीं। डी-बाई-हक्कल रूल, यस मैम, पढ़ा ही नहीं। याद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। डी-बाई-हक्कल रूल, पता नहीं क्या करा तुम लोगों ने 11th में, चलो ध्यान से फटाफट से बता रही हूँ। डी-बाई-हक्कल रूल, वो साइंटिस्ट उन्होंने बोला एरोमेटिक वाले बहुत स्टेबल होते हैं, तो एरोमेटिक वाले को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसके अंदर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 रूल्स दिए थे, एक तो वो साइक्लिक हो, वो तो तुमको पता चल ही जाएगा देखकर ही। कॉन्जुगेशन मैंने समझाया ही कि लगातार सेम चीज ना आए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वो कॉन्जुगेटेड हो गया। सिंगल डबल बोल दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। या फिर
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, मतलब कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। कॉन्जिक्यूटिवली लगातार एक ही चीज नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, मैम हकल बॉन्ड Yes, की ma'am. डेफिनेशन बता सकते हैं आप? वही बता रही हूँ, पूरी डेफिनेशन उनकी कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, आपको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो sp2, बस खत्म, प्लेनर का मतलब यही है। ठीक है, Yes, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो sp2, और हाइब्रिडाइजेशन आज क्लास 11 की भी क्लास में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे अभी पढ़ाना है ना, जो 1:30-2 बजे से क्लास, वो हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ाऊंगी उसके अंदर। ठीक है, प्लेनर हो, और दूसरा उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n to any 0 1 2 3 इंटीजर वो नहीं, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 ऐसा करके। ठीक है, तो इट कैन हैव, अगर 4 + 2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 4 0 1 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो होता है एरोमेटिक, होता है वेरी स्टेबल। ठीक है, जैसे अगर हम बेंजीन लें, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है, हाँ भाई कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस कॉन्जुगेशन है, वेरी हैप्पी। प्लेनर है, हाँ भाई प्लेनर है, ये sp2 डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, डबल बॉन्ड पे sp2, सब पे डबल बॉन्ड है, मस्त प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर एरोमेटिक है, वेरी स्टेबल। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एरोमेटिक की तो स्टेबल होता है, कभी भी एरोमेटिसिटी को अपन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये होता है एरोमेटिक। ये लिख लिया बच्चों, जल्दी से मिटा रही हूँ, मुझे नॉन एरोमेटिक के लिए जगह चाहिए। Yes, ma'am. Done? फिर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक अपना जैसे कि ना HCl, NaCl, H2SO4, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एंटी एरोमेटिक तो ये भी एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल होते हैं, ये वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये वाले उनसे कम स्टेबल। ये वाले एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो अनस्टेबल है, मतलब अगर इन चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो नॉन एरोमेटिक और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे if I got this, अरे साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, हाँ भाई कॉन्जुगेशन है, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, हाँ sp2 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 sp2, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू शुरू होती है 1 2 3 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक हो गया ये, हाईली अनस्टेबल, विल नॉट एग्जिस्ट। ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हाईली अनस्टेबल। आया समझ में सब बच्चों को? Yes, ma'am. नॉन एरोमेटिक समझा दीजिएगा। नॉन एरोमेटिक बेटा जो भी अपने ये वाले कंपाउंड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी हमें आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो सारी चीजें Yes, वो लोग ma'am. एग्जिस्ट कर सकते हैं। एरोमेटिक तो हाईली स्टेबल, हर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं चाहता है, Yes, ma'am. तो नहीं हो सकती ना, नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक होगा, एक्सेल का साइक्लिक होगा, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल की एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डन? अब मैं वापस चलूं? Yes, ma'am. चलो वापस चल रहे हम। और बच्चों ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली जेई वालों के लिए।
हम लोग कहाँ पर थे, इधर थे। हाँ, अभी यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये एरोमेटिक है, इसमें पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसके पास E+ आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। होगा क्या, जो कि FeCl3 है, ये क्या करेगा, क्लोरीन है, ये FeCl3 के साथ रिएक्ट किया, इसके पास आया सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो ये ना ल्यूमिस एसिड है। ल्यूमिस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है ना, उसको एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। कैसे, बॉन्ड कैसे टूटेगा, देखो बॉन्ड टूटेगा ऐसे, मतलब यहाँ पर होगा क्या, Cl एक तो प्लस बन गया, ये Cl+ बन गया, और FeCl4- आया समझ में। बॉन्ड कैसे टूटा, ऐसे कि ये वाला जो है ना राइट वाला, वो अपना तो इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ये वाले का भी, लेफ्ट वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये Cl- बना, Cl- इसके पास आया, तो FeCl4- बना लिया उन्होंने। और इस वाले का, लेफ्ट वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये Cl+ बन गया। इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, ओके बच्चों। Yes, ma'am. अब स्टेप नंबर 2, जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ रही हूँ। Done, ma'am. डन मैम। डन, ओके। Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट पे चलती है। हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये अपना कहाँ गया, नहीं, ये बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ना, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, करेक्ट है ना। Yes, ma'am. Cl+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। अब देखो वो बेंजीन रिंग पर अटैक कैसे करता है। स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड था, अभी Cl+ आया which is इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ने देखा, अरे वाह, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बहुत हाई है, तो ऐसा करता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, मैं इस बेंजीन के ऊपर अटैक कर लेता हूँ। कैसे अटैक करेगा, जब भी क्लोरोनियम को आप बेंजीन के पास लेकर आओ, तो क्या करो, एक बॉन्ड को तोड़ो। कैसे, ये वाले बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप तोड़ो। कैसे तोड़ो, दो, एक पे प्लस लगा दो और एक पर माइनस लगा दो। कैसे तोड़ा आपने, ये वाला था ना बॉन्ड, इसको आपने तोड़ा, इसे दिखाती हूँ, ऐसे, मतलब देखो मैंने एरो हमेशा ऐसे करके दिखाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ एरो, कॉपी में भी ऐसे ही बनाया करो, कि ये वाला जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज बनाया मैंने बाद में, तो नेगेटिव चार्ज क्यों बनाया मैंने, ये बता देती पहले, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मैंने इसलिए बनाया कि जो राइट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसके पास मेरी उंगली है, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा ही, इस वाले का भी ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, तो एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ऐसा ऐसा, इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ऐसे कर कर एक उसको तोड़ दो, ठीक है। अब ऐसे करके आपने तोड़ दिया, तो अब मैं ये हटा रही हूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। और अब हुआ क्या, Cl+ है, Cl+ पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इसको आप ऐसे करके कर लो, ठीक है। ये यहाँ पे Cl जुड़ गया, और यहाँ पर बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है ना, तो ये आप हाइड्रोजन भी लिख लो,
और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लिख लो, जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे, और ये प्लस चार्ज। बाकी सब पे जो हाइड्रोजन है वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, वो तो बस प्रेजेंट है। एकदम सब शांत की हो गए, समझ में आया यहाँ तक? सागर, अभय, करीना, मनोज, निशांत, ऑल गुड ना? यस मैम। ओके। अभी देखो बच्चों, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, हमने तो कहा था एरोमेटिक बहुत स्टेबल है, आपने एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी, बट यहाँ पर ना बहुत सारी रेजोनेंस हो रही है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बना है ना ये बहुत स्टेबल है। रेजोनेंस कैसे हो रही है? रेजोनेंस ऐसे हो रही है कि आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बोला लेफ्ट वाले कार्बन से अरे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, चल अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ये और ये बॉन्ड बनाए। तो मैंने कैसे बॉन्ड बनाया? ऐसे करके शिफ्ट करना। मतलब देखो ये वाले कार्बन का जो जिसपे मैंने येलो डॉट बनाया है, ये वाला कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का, ये तो उसने अपने पास रखा। उसने क्या किया? साथ वाले कार्बन का ये उधर शिफ्ट कर लिया। तो फिर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ना। तो फिर रेजोनेंस कैसे हुई? ये ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इस पे H दिखा देती हूँ और इस पे Cl और H एज इट इज दिखा देती हूँ, और यहाँ पर ये ऐसे था, इस वाले का इसको ऐसे कर लूंगा, ऐसे करके लंबा सा दिखा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है ना? ऐसे था और ये यस मैम। ऐसे करके, है ना? क्योंकि इसने बोला ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखूंगा, इस वाले कार्बन ने बोला ये इलेक्ट्रॉन मेरा, मैं तो अपने पास रखूंगा, अपना तो नहीं दूंगा, इसके साथ मैंने शेयर कर रखा है, बॉय बॉन्ड बना रखा है, उसका इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तुझे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इसका क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया वहां, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बच्चों साथ साथ रेजोनेंस भी समझा रही हूँ, ठीक है? 11th के टॉपिक्स कवर करते जा रहे हो, तुम लोग के मार्च में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो समझ लो फटाफट से, ठीक है? डन? आगे बढ़ा जाए? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बच्चों जहाँ पर डाउट हो ना उसी स्टेप पे रोक देना। वी हैव लेस टाइम एंड अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर, जिससे कि मैक्सिमम टॉपिक हम तभी कवर कर पाएंगे। साथ साथ बता देता हूँ जहाँ डाउट है वहीं पे क्लियर करें और फिर आगे बढ़े। ओके, अब इधर वाले में देखो, इस वाले बोला अरे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, आई एम वेरी अनहैप्पी। तो ये वाले कार्बन ने बोला चलो कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा, मैं अपने पास रखता हूँ, ये वाला तेरे को दे देता हूँ, हम दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ये दोनों। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन गया? इसको ऐसे ही दिखा दो, इस पे Cl और H ऐसे ही दिखा दो, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म कर गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है? और ये आया समझ में? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपस में से डबल एरो से दिखाते हैं, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, वो बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना रहे हैं कि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कैसे हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, व्हिच इज क्वाइट स्टेबल। अब यहाँ पर इस वाले ने बोला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले हाइड्रोजन ने बोला, जो क्लोरीन के साथ इस कार्बन पे जो दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसने बोला कि आई एम एसिडिक, मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता हूँ। देखो यहाँ पर बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ने बोला कि ऐसा करता हूँ मैं अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता हूँ, मतलब माइनस कर दो तुम H प्लस निकला, अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकला, यानी कि इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक अपना और एक इसका, तो वो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, उन्होंने इधर पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये तो देखो हमारा बन गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक निकला, ये वाला स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर 3, पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप वाज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि मतलब बेंजीन में से H+ निकल गया और ये बन गया। समझ में आया? यस मैम। तो नहीं कही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए मैं साथ साथ डिटेल में कवर करती जा रही हूँ। सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो
ना मैं अभी एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ बच्चों, सबने नोट कर लिया यस है ना? y को इसमें मैम थोड़ा सा करना है। वापस चलूं? यस मैम। ले बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हाँ स्क्रीनशॉट लेना है। डन मैम। डन डन, ठीक है गुड गुड गुड, मेरे को लगा वेट करो। ओके, तो अच्छा अब देखो बेंजीन के अंदर ना हम लोग एडिशन रिएक्शन नहीं करवाते हैं, कहीं भी पाई बॉन्ड तोड़कर जो कुछ कुछ मत लगा देना। बेंजीन शोज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है? बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये अपनी बेंजीन थी, ठीक है? इसको क्लोरीन के साथ आपने ट्रीट किया और यहाँ पर FeCl3 या आयरन ऐसा कुछ ले रखा है, तो होगा क्या? क्लोरोबेंजीन बनेगा और इससे जो एक H निकला वो इस Cl के साथ कंबाइन करकर HCl बना देगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, H प्लस की जगह Cl लग गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एडिशन नहीं हुआ है। जनरली जो एल्कीन्स होते हैं ना, पाई बॉन्ड होते हैं, उनकी वजह से अनसैचुरेशन होती है, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बट क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक थी, स्टेबल थी ना, तो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते थे, FeCl3 की जगह AlCl3 भी लिखा होता है, AlCl3 भी ले सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ, जो ये कैटलिस्ट है ना FeCl3, FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो, AlBr3 ले सकते हो, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ZnCl2 ले सकते हो, BF3 भी ले सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एल्यूमिनियम या जिंक या आयरन के, BF3 बहुत ही रेयरेस्ट होता है, ठीक है? यस मैम। आगे बढ़ो, मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन दूं? यस बताओ मुझे जल्दी से। ये है क्लोरीन ऐड कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? और स्टेप में क्लोरीन ऐड कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन मार्क। ये A, ये B, बताओ। मैम सेम ही बनेगा। वेरी AlCl, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है ना, में तो Cl प्लस क्लोरोनियम आयन इससे ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी Cl प्लस क्लोरोनियम आयन ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं बेंजीन और यहाँ पर भी आप बोल दोगे ओके। यस मैम। ओके आगे बढ़ो, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, अभी मैंने क्वेश्चन दिया आपको, और मैम इसमें क्या करना है? यही प्रोडक्ट बताना है आपको बच्चों। मैं ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग समझाना चाह रही हूँ इस कॉन्सेप्ट से, मतलब आपको पूरा बेंजीन कवर करवा दिया मैंने हाइड्रोकार्बन्स वाले टॉपिक का 11th क्लास का। पहले वाले में देखो सुनो, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन है जिसको हम टॉलिन भी कहते हैं, है ना? मिथाइल बेंजीन है। अभी आप इसके अंदर क्लोरिनेशन कर रहे हो, हमको ये पता है कि बेंजीन के अंदर, बेंजीन का डेरिवेटिव है ना मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर हम क्लोरिनेशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3, कोई भी ल्यूविस एसिड हो, तो आपको क्लोरीन लगा देनी है एक H निकालकर, करेक्ट? अब आप कहाँ पर करोगे? जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बच्चों
ये मिथाइल को टच नहीं करोगे आप, ये एज इट इज रहेगा। हमने क्या पढ़ा है, क्लोरीनेशन जब भी करते हैं द प्रेजेंस ऑफ यूएस एसिड, तो बेंजीन का कोई हाइड्रोजन निकलता है और वहां पर Cl जुड़ जाता है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके पास प्लस M ग्रुप होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और अगर माइनस M ग्रुप होते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले ये नोट डाउन करो, प्लस M आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड माइनस M इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, और ऐसा करती हूँ, पहले मैं मिथाइल की जगह ना क्लोरीन ऑलरेडी लगा देती हूँ और फिर मिथाइल का भी लिखूंगी। मैंने यहाँ पर, तुम ऐसा करो, मैंने यहाँ पर क्लोरीन ही लगा रखा है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवा रही हूँ, पहले ये वाला समझाती हूँ। ठीक है, फिर मैं मिथाइल वाला भी बता दूंगी। ठीक है, ये चीज लिखी, प्लस M ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड माइनस M ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो मेटा पैरा सबको पता है कि नहीं पता है? यस मैम। पता है मैम। कोई बच्चा है जिसको ऑर्थो मेटा लिख ही देती ना। अगर बेंजीन है, यहाँ पर कोई ग्रुप कनेक्टेड है G, तो इस G के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। G के रिस्पेक्ट में ये वाली कहलाती है ऑर्थो और ये वाली कहलाती है ऑर्थो। इस G के रिस्पेक्ट में मेटा मेटा पैरा और ये वाली कहलाती है पैरा। पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, दो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं, पैरा एक ही होते हैं। जी के कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। ओके, अब वापस चलते हैं। देखो, प्लस M ग्रुप्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ठीक है, मतलब प्लस M ग्रुप्स को हम वैसे बोलते हैं कि बेंजीन से जो एटम कनेक्टेड हो, बेंजीन से जस्ट जो एटम कनेक्टेड हो, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, मैं यहाँ पे लिख दूं, बेंजीन से जो एटम कनेक्टेड हो, बेंजीन से एटम कनेक्टेड टू बेंजीन हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। क्लोरोबेंजीन के अंदर जो यहाँ पर ये है, क्लोरीन के ऊपर अपने लोन पेयर्स है ना, तो ये प्लस M ग्रुप है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो होगा, ये Cl को तो नहीं छोड़ोगे आप, जो ये वाला Cl है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, या तो उसको यहाँ लगाओगे या फिर पैरा पे लगाओगे। ठीक है, समझ में आया? प्लस M ग्रुप कौन से? बेंजीन से एकदम जो एटम कनेक्टेड हो, जस्ट कनेक्टेड एटम, उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो प्लस M है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, ऐसे यहाँ पर देखो, फिनॉल, फिनॉल से जो एटम जस्ट कनेक्टेड है, बेंजीन से सॉरी एटम कनेक्टेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये प्लस M हुआ। यस मैम। तो यहाँ पर आप बना दोगे ये दोनों, इस OH को नहीं छोड़ा, इसके क्या लगा दिया और ये एक Cl पैरा पे लगा दिया। ओके, यस मैम। प्लस M सबको याद हो जाएगा, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स हो, नेगेटिव चार्ज हो। अब माइनस M कौन से होते हैं? माइनस M वो वाले होते हैं बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पर पाई बॉन्ड हो, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पर पाई बॉन्ड हो, तो फिर वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। यानी कि ये तो CHO ऐसे ही रहेगा और क्लोरीन लग जाएगा मेटा पोजीशन पर। अभी समझा रही हूँ क्यों वो ऑर्थो पैरा है, कि वो मेटा डायरेक्टिंग है, वो चीज मैं भी बताऊंगी। ठीक है, बट आपको समझ में, यहाँ पे लिख देती हूँ, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम को हिंदी में अपना रखना है, बेंजीन से कनेक्टेड एटम पर एटम हैज पाई बॉन्ड, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम, बेंजीन मैम इससे ग्रुप कैसे बताएंगे? हैज पाई बॉन्ड। ओके, मैम माइनस M ग्रुप कैसे पहचानेंगे? हाँ, अरे माइनस M का बताया ना, प्लस M माइनस M का, कि प्लस M कौन सा है? बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड वाले पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स हो या नेगेटिव चार्ज हो,
और माइनस एम वाले जो बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पर पाई बॉन्ड हो, प्लस एम माइनस एम पहचानने के लिए मिथाइल वाला भी बताऊंगी। ये चीज समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। है ना? तो ओके, अरे मुझे फटाफट से जैसे बताना। हाँ, प्रोडक्ट एक तरफ है मेरे पास NO2, NO2 कैसे लिखते हैं, है ना? और यहाँ पर कर दो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। यहाँ पर ले लो COOH सेम, और यहाँ पर लिख देती हूँ O COCH3 बताओ प्रोडक्ट। और नंबर 1 2 3 और नंबर 4 पे लिख देती हूँ ये वाला NH2 और सेम क्लोरीनेशन Fe के प्रेजेंस में NHCOCH3। चलो बताओ फटाफट से, पहला वाला नाइट्रोबेंजीन प्लस एम की माइनस एम? माइनस एम। तो फिर यहाँ अपना प्रोडक्ट बन गया, एक बार और तो एक बार पैरा, है ना? नहीं, और मेटा मेटा पे लगा दूंगी ब्रोमीन। यस मैम, करेक्ट? यस मैम। इसका क्वेश्चन था कि मैम प्लस एम माइनस एम कैसे पहचानेंगे? COOH बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COOH, मेटा की ऑर्थो पैरा? मेटा। मेटा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। COOH। एकदम सब लोग शांत शांत हो गए आज। अच्छा, ये वाला ऑर्थो पैरा की मेटा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा, है ना? अच्छा, एक और चीज बताना भूल गई मैं इसमें। एक तो आप Cl यहाँ लगा दिए और दूसरा Cl यहाँ लगा दिए, ऑर्थो पैरा बनाया। तो अगर इसमें पूछे ना आपसे कि बच्चों बताओ कि कौन सा वाला मेजर कौन सा वाला माइनर, इधर पास पास है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई है तो ऑर्थो वाला हो गया माइनर और पैरा वाला हो गया मेजर। माइनर और पैरा वाला हो गया मेजर। ओके, यस मैम। अगर इस पे भी वापस आके ऐसा करो, मुझे यहाँ का प्रोडक्ट बना दो। 4th नंबर पर क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा की मेटा? ऑर्थो पैरा, है ना? तो तुम बना लेना, एक Cl ऑर्थो पे लगा देना, दूसरे वाले में Cl मेटा पे लगा देना, सॉरी पैरा पे लगा देना। और ये वाले के अंदर ऑर्थो पैरा की मेटा? ऑर्थो पैरा। ठीक है, सबको क्लियर? ये वाले में भी ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाले में भी ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। ओके, अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्लोरीनेशन किया Fe की प्रेजेंस में, ये बनाओगे। अभी देखो कैसे आप बोलोगे कि कौन सा वाला मेजर कौन सा वाला माइनर। जब भी नंबर 1, if there is hydrogen bonding at ortho position, मतलब यहाँ पर ऐसा होता कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रही होती है, तो उस केस में ऑर्थो इज मेजर। If there is no hydrogen bonding, then decide on the basis of steric hindrance. और steric hindrance के बेसिस पर डिसाइड करोगे तो बोलोगे पैरा इज मेजर। इधर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? फोन में, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इधर ऑक्सीजन है इधर हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इधर क्लोरीन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इधर में स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे जज करोगे तो ये वाला मेजर और ये वाला
माइनर। ओके, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो ऑर्थो इज मेजर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो और बोल दो पैरा इज मेजर। ओके, यस मैम। अच्छा मैम हाँ बेटा ये दिस है मैम दिस इज स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है मैम? क्या? फिर से बोलो ऑन के बाद हैं? लिखा है। कोई जना प्लीज रिपीट करो, करीना क्या बोल रही है? मैम स्टेरिक हिंड्रेंस मैम। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, यस क्राउडिंग। यहाँ पर OH और Cl के बीच में भीड़ भड़क्का हो गया, क्राउडिंग सी हो गई, तो अनस्टेबिलिटी है, वो दूर दूर भागना चाहते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, क्राउडिंग। यहाँ पर वो दोनों दूर दूर है तो वो खुश है, अरे दूर दूर है। अगर उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही होती तो स्टेबिलिटी मिल रही होती, यहाँ पर उनको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है, मतलब भीड़ है। ये OH और Cl आपस में रिपेल करना चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहेंगे, इधर दूर पहुंच गए तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये वाला मेजर, ये वाला माइनर। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही हो तो ऑर्थो बोलो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना मिल रही हो तो भीड़ के बेसिस पे देखो, जहां पर भीड़ ज्यादा है वो वाला कम स्टेबल होगा, जहां भीड़ कम है मतलब क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन हो रही है, एक साथ इकट्ठा होने से रिपल्शन हो रही है, तो दूर दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, मैम Yes, ma'am. कोई चीज अच्छा मुझे बता दिया करो, मैं ये वाली चीजें भूल जाती हूँ कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मुझे मतलब उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो मुझे बता दो जहां जहां भी डाउट्स। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस मैम। अच्छा ओके, तो मैं इधर ऐसा प्लस एम ग्रुप्स लिख देती हूँ। इन जनरल प्लस एम वाले कौन से हो सकते हैं? OH, NH2, O, COCH3, NH, COCH3, मिथाइल इज ऑल्सो प्लस एम। एक्चुअली में ना यहाँ पर प्लस एच हो रही होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। जब भी 11th में पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में CH3 को ना वैसे तोड़ सकते हो, CH2 माइनस और H प्लस। तो प्लस एम कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो ना, तो CH2 माइनस सोचकर उसको रिंग में घुमा देते हैं, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक होते हैं। ओके, ये अपने थोड़े से एग्जांपल्स है, माइनस एम को तो कर ही लोगे, CHO, COOH है ना, नाइट्रो ग्रुप जिसके ऊपर बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पर पाई बॉन्ड हो, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके, यस और मैम। जिसमें Yes, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, नॉन पेयर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये चीज समझ में आई? yes, ma'am. अभी मैं ये वाली चीज बताऊं, सब खोल दो थोड़ा सा, थैंक यू, है ना। अच्छा, अभी मैं ये चीज बताऊं कि ऑर्थो पैरा क्यों होता है, वो मेटा क्यों होता है, उसका स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन Yes, करूं? ma'am. यस मैम। ओके, एंड आई थिंक बच्चों आज की क्लास में हमारे सब एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो कि 11th वाला, 12th वाला तो अभी आज और किया ही नहीं, कोई बात नहीं, बट आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोग को अच्छी हुई हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऐसे है, देखो मैं तुम्हें पहले ही तुमको पता है कि इसके अंदर बेंजीन पर OH है, लोन पेयर है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब जो Yes, yes. इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको वो ऑर्थो पे या पैरा पे लगाएगा। Cl प्लस आ रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, वो ऑर्थो Yes, या ma'am. पैरा पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, तो फिर ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास लोन पेयर्स है बेंजीन से, चल हम दोनों मिलकर रेजोनेंस करते हैं। कैसे करें रेजोनेंस? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए। ऑक्सीजन ने बोला इस कार्बन से, जो ये वाला कार्बन है, कि मैं तेरे को दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, एक अपने पास रखूंगा, एक तेरे को देता हूँ, और अपन दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो फिर इस कार्बन ने बोला, जिसको मैंने ब्लू से बना दिया, इस वाले कार्बन ने बोला अरे अगर मैं तुम्हारे साथ भी पाई बॉन्ड फॉर्म करूंगा तो मेरे तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, मैं तो 5 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता, आई एम कार्बन, कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो कार्बन ने क्या किया, ये वाला जो पाई बॉन्ड था ना, उसका पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो कार्बन ने ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, देखो ओ पे मैंने प्लस चार्ज डाल दिया, क्यों? ऑक्सीजन के लोन पेयर के
दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर दे रहा है वो रेजोनेंस के अंदर, तो उसने इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कैसे दे दिए? एक अपने पास रखा ऑक्सीजन ने, एक कार्बन को दे दिया और बोला पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, एक अपने पास रखा तो उसकी वजह से तो नो चार्ज, लेकिन एक तो कार्बन को दे दिया। अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बचपन से पढ़ते आ रहे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया दे दिया तो +1 चार्ज, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। करेक्ट? ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो रहा ही, इसको ये वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। और ये तो ऐसे ही बैठ के बस अभी देख रहे, अभी इन्वॉल्व नहीं हुए, ये बाकी के पाई बॉन्ड्स को अपन नहीं छेड़े। अब ये वाले कार्बन ने बोला अरे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन से बोला कि चलो हम दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये वाले कार्बन ने क्या किया, ये वाले कार्बन ने क्या किया, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको शिफ्ट कर दिए, क्योंकि इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक अपना, देखो एक अपना था और एक ऊपर से आया था, दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसने इसको दे दिए। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, पर अब OH प्लस ऐसे ही रहेगा, ये वाला बना और इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। अब फिर इस वाले ने बोला इस वाले कार्बन से जिसपे मेरी उंगली है कि चलो हम दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये इसने इधर दिया, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए, तो ये ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और अब ये वाले ने बोला मैं कार्बन हम दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन ने बोला मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझ पे तो प्लस चार्ज अनस्टेबल है, मेरे को नहीं चाहिए प्लस चार्ज, मैंने जो दिया था मुझे वापस दो अपना मेरा। तो फिर इसने यहाँ इधर दिया तो पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ऑक्सीजन के पास अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए वापस, और जो स्ट्रक्चर बन गया ऐसा 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 और OH। स्ट्रक्चर समझ में आया? रेजोनेंस? Yes, ma'am. बच्चों अभी देखो नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर आया, ऑर्थो पे और पैरा पे और ऑर्थो पे, है ना? अगर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे हाई है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+ वो किधर आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए तो OH जिसपे लोन पेयर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आया समझ में कि एकदम खिचड़ी बन गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आया सबको? गुड, क्लियर, Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड, कोई डाउट नहीं आता? No, ma'am. एक बार ये मेटा डायरेक्टिंग भी समझा दूं? Yes, ma'am. गुड। अरे सारी स्लाइड्स खत्म हो गई, चल क्या लिख रही मैं, मेटा डायरेक्टिंग समझ लेते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? Y इज, इसका बनाते हैं ये वाला, ये है, हमको पता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे जो एटम कनेक्टेड हो अगर उस पर पाई बॉन्ड हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, -M ग्रुप है वो। ऐसा क्यों? 2 मिनट रुक जाओ, ब्लर हो रखा है। अब ये क्यों मेटा डायरेक्टिंग है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ने बोला मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, इलेक्ट्रॉन का लालची हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन ने बोला ठीक है हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कैसे दिया इलेक्ट्रॉन? ये वाला जो पाई बॉन्ड था, हमेशा पाई बॉन्ड को ही आप छेड़ोगे यार, रेजोनेंस में सिग्मा को नहीं छेड़ते हम, पाई बॉन्ड को ही छेड़ते हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है ना, उसको तोड़ना आसान होता है। तो ये वाला ऐसे बनाते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? ये बार बार ब्लर क्यों हो रहा है? कलर है। एक सेकंड में खड़ी हो रही हूँ, सामने भी ठीक हो जाएगा। टाइम हो गया है, जल्दी से हो जा ठीक, हो जा ठीक।
हाँ चलो फटाफट से करते हैं। थैंक यू सर। चलो ये वाली है, देखो बच्चों इसके अंदर क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके शिफ्ट हुए, मतलब कार्बन ने, जो ये वाला कार्बन है जिसमें मेरा पेन है, लैपटॉप बोल रहे चलो भैया डेट बने, चलो फटाफट से करता है, ये वाला मेरा माइनस एम खत्म हो जाएगा। कार्बन ने, ये वाला कार्बन जिसमें मेरा पेन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और बोला हम दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये वाला कार्बन है ना जो ऊपर, ये वाला जो बाहर है, ये वाला कार्बन, इसने बोला मैं तो सिर्फ 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता हूँ, मैं तो 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो उस कार्बन ने बोला मेरे से ऊपर जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना उस पे पाई बॉन्ड है, उसके साथ मेरा पाई बॉन्ड है ना, और वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। तो हम क्या करें, ये वाले पाई बॉन्ड को ऐसे करके शिफ्ट किया कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, एडजेसेंट वाले का इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे दिया, और इन टर्न कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ा, कैसे, अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन के पास उसका इलेक्ट्रॉन तो रखा है। तो इसका आप पहला स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा, माइनस, आया समझ में सबको? क्या किया, ये वाला चीज ब्लर तो नहीं हुई थी, रिपीट करूं क्या, समझ में आया? एनी यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ फटाफट से, 1:30 बज रहे हैं, क्लास शुरू। ठीक है, अब यहाँ से चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया था ना, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, तो इन दोनों ने पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, उस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन ने बोला अरे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, तुम सब तो पाई बॉन्ड बना के बैठो, मेरे को पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, तो ये वाले को आप ऐसे शिफ्ट कर दोगे, कैसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपने पास रखा, साथ वाले का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो चल हम दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया और इस पर आ गया प्लस। अब फिर यहाँ पर इस वाले ने बोला कि अरे मुझे इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, साथ वाले का दे दिया इसको और पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया इसके साथ, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर आ गया प्लस। ठीक है, अभी ये वाले बोला मेरे पे प्लस चार्ज आ गया है, तो फिर ऑक्सीजन ने बोला कोई बात नहीं, हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसने दिया ऐसे और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन सी के साथ वापस डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन ने जो डबल बॉन्ड, इन दोनों का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये वाला इसको दे दिया, तो ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म हो गया। बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह पे आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे? ऑर्थो पे आया पॉजिटिव चार्ज, फिर पैरा पे आया पॉजिटिव चार्ज, फिर वापस ऑर्थो पे आ गया। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो ऑर्थो पैरा पे क्यों जाएगा? वो बोलेगा अरे ऑर्थो पैरा पे भी पॉजिटिव और मैं भी खुद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है ना, तो इसीलिए जो भी माइनस एम वाले ग्रुप्स होते हैं वो इनकमिंग, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो मेटा पर जाएगा, यहाँ जाएगा तो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्शन मिलेगी, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्शन मिलेगी, ऑर्थो पे जाएगा फिर से रिपल्शन मिलेगी। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे, पैरा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है मेटा पे, पोजीशन पर। आया समझ में? यस मैम। तो माइनस एम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, मतलब कोई भी माइनस एम ग्रुप हुआ तो आप उसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर लगा दोगे। ओके, यस मैम। तो कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो मैम।